नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार का कुछ अलग ही रंग रचने जा रहा है। ऐसा खेल जहां पे सह और मात का खेल आप देख पाएंगे। हम आपको पल पल की खबरें भी दिखाते रहेंगे चुनाव में। आज हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, आप उनको पहले से जानते भी हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे। राजनीतिक बड़ी उत्कंठा रहती है कि राजनीतिक पकड़ हो और चुनाव सिर्फ इसलिए कि समाज का कल्याण हो, समाज में समरसता बरकरार रहे। बेगूसराय की अपनी एक अलग छवि हो, अलग पहचान हो। इन तमाम बातों को दिलों में संजोए हुए हमारे साथ मौजूद हैं शंभू कुमार, डॉक्टर शंभू कुमार। और इनकी बात क्या है, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। आप भी देखिए कि क्या कुछ इनकी मंशा है। सर, इस चुनाव को लेकर के सबसे पहले आपका इस बीटी न्यूज़ में स्वागत है। और इस चुनाव को लेकर के क्या मन में आया कि आपको लगा कि लोकसभा चुनाव से बेहतर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए? सर्वप्रथम मैं बीटी न्यूज़ के परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस अवसर के लायक समझा। इसके बाद मैं उन तमाम दर्शकों का जो बीटी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा अन्य जो दर्शक हैं, मैं सबों का सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। रही सवाल जो आपके चुनाव में आने का मुझे यही बात हुआ कि हर एक गरीब की आवाज़, एक कमज़ोर तबके की आवाज़, एक पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ कोई समाज में सुनने वाला नहीं है। अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाता है तो व्यक्ति फिर आवाज़ उठाने के लायक नहीं रह जाता है। मैंने समाज में जो देखा, आप देखिए, जो वैश्विक महामारी कोरोना संकट वायरस के कारण फैला, हमारे बिहार के लाखों मजदूर किस दशा को भोगते हुए अन्य राज्यों से आए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या अन्य राज्य हो, उनको पूरी दुनिया ने देखा इन्हीं मीडिया के माध्यमों से। मैं चाहता हूं कि ये जितने लोग बाहर गए, इसका सरकार के पास में अगर पूछिए तो कितने लोग बाहर, हमारे श्रमिक योद्धा कितने अदर राज्य में हैं, तो सरकार शायद आपको कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती है, क्योंकि कोई रिपोर्ट सरकार के पास में नहीं है, कोई रजिस्टर दर्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि अभी वर्तमान में सीमित संसाधनों में ही हमारे राज्य का, हमारे बेगूसराय का विकास हो, जहां हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हम स्वाभिमान की रोटी जिए हैं और स्वाभिमान का ही रोटी खाएंगे भी। मैं चाहता हूं कि बिहार के जितने भी श्रमिक मजदूर हैं, सरकार उन सब का निबंधीकरण करे और जो अदर स्टेट के जितने भी कारखाने, कल कारखाने हैं, वहाँ के सरकार हमारे सरकार से कहे, बिहार सरकार से कहे कि अमुक कार्य के लिए हमें 5,000, 10,000, 1 लाख इतने मजदूरों की आवश्यकता है, और सरकार उनकी श्रेणियों के अनुसार उसका जो है सो मेंटेनेंस करे निबंधन के द्वारा। और वहाँ से मिलने वाला जो पारिश्रमिक मजदूरों को, हमारे श्रमिक योद्धाओं को मिलता है, वो सभी श्रमिकों के खाते पर पैसा आए। इसके एवज में अगर सरकार कुछ कमीशन रखती है तो उसका भी हम सहर्ष समर्थन करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियां ये नहीं समझेगी कि हमारा बेटा, हमारा पति या हमारा भाई बाहर काम करने के लिए गया है तो उसका क्या होगा। नहीं, सरकार ने कहा कि जो मजदूर पलायन करके यहाँ आ गए हैं, प्रवासी भी कहा, और ये शब्द काफ़ी विवादित भी रहा, चर्चा में रहा कि आखिर अपने ही गांव में रहने के लिए, आने के लिए, घरों में रहने के लिए हमें प्रवासी क्यों कहा जाता है। और ये एनडीए के लिए एक ड्रॉबैक हो के जैसा दिख रहा है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं
कि मजदूरों का पैदल पलायन करना इस चुनाव में एक गंभीर मामला बन सकता है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि देश की स्वदेशी सरकार जब विदेशी हुक्मरानों ने नए नए कानून भारतीयों के साथ भेदभाव करके नए नए कानून को थोप दिए जिसको मानना हम लोगों की मजबूरी था। आप आइए थोड़ा ले चलिए चंपारण, हम आपको ले चलते हैं जहां 3 कट्ठा पद्धति था, यानी कि 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, करना ही था। उसी तरह से कुछ भेदभावपूर्ण आज भी हमारे समाज में बने हुए कानून बने हुए हैं, जिस कानून के वजह से सभी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। रही सवाल प्रवासी मजदूरों को काम देने की बात, तो मैं उसी पर फिर चल रहा हूँ कि देश के स्वदेशी शासन के निर्माण में 600 लगभग 600 रियासत बड़े बड़े रियासतदारों ने अपनी रियासत को त्याग दिया और अखंड भारत राष्ट्रवादी सोच को अभिप्रेरित किया और अखंड भारत का निर्माण किया। आज पुनः देश उसी खंडवाद की ओर जा रहा है कि सभी राज्य जो है सो कर रहे हैं अपने अपने को डोमिसाइल नीति, क्षेत्रवाद की भावना को पनपा रहे हैं। आज जैसे देखिए मध्य प्रदेश 100% डोमिसाइल राज्य बन गया, जहां हमारे बिहार के या अन्य राज्य के कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहां के कोई पदाधिकारी नहीं बन सकते। और ऐसे कई राज्य हैं और कई राज्य ऐसे हैं जो 100% डोमिसाइल नीति का पालन किया है, कई राज्य हैं जो 70 कर दिए हैं। फिर तो यही क्षेत्रवाद की बढ़ावा दे रहे हैं, इससे राष्ट्रवाद को खतरा हो रहा है। मैं चाहता हूं हमारी बिहार सरकार ने ऐसी नहीं कुछ किया कि इन्होंने डोमिसाइल नीति का लागू नहीं किया, मैं इस बात से खुश हूं, अच्छा किया, लेकिन इसने आवाज़ नहीं उठाया डोमिसाइल नीति के विरुद्ध। मैं इसका विरोध करता हूं, हमें उठाना चाहिए था आवाज़, यहाँ से लेकर के वहाँ तक। डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। क्षेत्रवाद को इससे बढ़ावा मिल रहा है और अब तो स्पष्ट हो गया कि आप हमारे यहाँ काम करने के लिए आइएगा तो सिर्फ आप एक मजदूर बन के रहिएगा, आपको कोई तरजीह हम देने के लिए नहीं जा रहे हैं। और यही घटना हमारे श्रमिक मजदूरों के साथ हुआ। गुजरात में बेवजह, महाराष्ट्र में बेवजह जो हमारे लोग वहाँ घर में बंद रहने को मजबूर हो गए और ऐसे ही वहाँ से बिहारी को भगाओ बिहारी को खोज खोज के मारने लगे। और ये क्या है, ऐसी क्षेत्रवाद को फिर बढ़ावा दे रहे हैं। क्या इसीलिए हमारी रियासतदारों ने अपनी रियासत को त्याग किया था? क्या पुनः रियासतदार का दावा अब जायज लग रहा है? सरकार को अविलंब ऐसी राष्ट्रवादी सोच की सरकार को ऐसे खंडवाद सोच वाली सरकार का विरोध करना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ही हमें कहीं प्रवासी की संज्ञा दिया जाता है, हमारे राज्य में ही हमें ही घर में हमारे ही सरकार कहती है हम किसी को घर आने नहीं देंगे। यह कैसी नीति है? सरकार को तो बढ़ चढ़ के करना चाहिए था कि हमारे विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि ये एक फैक्टर हो सकेगा? निश्चित रूप से प्रमुख फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा, दुनिया ने देखा कि हमारी माँ बहनें किस तरह से आए। यहाँ लोग दाने दाने के परेशान थे, जो हमारे लोग वहाँ बाहर में रह रहे हैं उनकी क्या दशा है। उधर उन लोगों के साथ रास्ता में क्या कुछ नई घटना घटी, इसका भगवान मालिक है और पीढ़ी से आप जाकर के देख सकते हैं। सुशासन से कितना संतुष्ट हो पाए? अभी सुशासन की सरकार अभी रही नहीं गई है, सुशासन नाम की रह गई है। आज रोज देख रहे हैं हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं घट रही है। सरकार मौन है। किस समय किसकी हत्या हो जाएगी, कहां पर हो जाएगी, कहना मुश्किल है। बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि हत्यारे को तो अपराधी को जब मन होता है, कहीं पर जहां पर मन होता है घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कहने की और क्या बात रह गया। अब देखना यह है कि अपराधी जो है वो भी हमारे ही समाज के हैं, वो अभी हमारे ही समाज के युवा हैं। क्यों ऐसा अपराध करने के लिए वो अभी प्रेरित हुए, उनके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है? और हम सिर्फ यही होता है, अपराध होता है, कोई भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टोपी वाले लोग जाते हैं और यही बात कहते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। अमुक हत्या अपराध पीड़ित व्यक्ति के परिवार को कहते हैं आपको न्याय मिलेगा। क्यों? हमें न्याय की आवश्यकता नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि यह अपराध रुकेगा कब। हमें ऐसा ठोस निर्णय चाहिए, हमें किसी की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, कहाँ से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी पर मैं छोड़ दिया हूँ और बेगूसराय के जो सबसे हॉट सीट होगा
मैंने कहा था, एक पार्टी के बड़े लोग हमसे पूछे कि आपका क्या इच्छा है। मैं कहा मैं अपना निर्णय आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कल आप हमें ये ना कहें कि आपका ये इच्छा था। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, लेकिन बेगूसराय का जो हॉट सीट होगा और जो सबसे पिछड़ा होगा और जहाँ समस्या का हल करना प्राथमिकता होगा, मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहूँगा। जैसे कुछ बता सकते? जैसे देखिए, बिहार बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर ने 4 मंत्री को दिया। बेगूसराय का ऐसा विधानसभा चेरिया बरियारपुर विधानसभा ही है जिसने 4 मंत्री को दिया। हमारे आदरणीय रामजीवन बाबू हुए, हमारे माननीय मंजू वर्मा जी हुई, ऐसे अशोक जी हुए, ऐसे ही अन्य मंत्री हुए जिन्होंने मंत्रित्व को स्वीकार किया, मंत्री पद को सुशोभित किया। और आज भी चेरिया बरियारपुर विधानसभा पिछड़ा हुआ है। आज भी चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जब जान रहे हैं कि माँ जयमंगला गढ़, जहां लाखों की संख्या तादाद में जनवरी में हजारों की तादाद में मंगलवार और शनिवार को भीड़ जुटती है, उसके बावजूद भी उसे एक पर्यटक स्थल का दर्जा न दिला सके। कांवड़ झील जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, जहां विश्व से पक्षी यहां अभ्यारण्य करने के लिए आते हैं और उसे सौंदर्यीकरण का रूप नहीं दिया गया। और वहां कांवड़ झील के किसानों की समस्याएं से किसानों ने इतनी उब गए, इतनी उलझन में पड़ गए हैं कि किसान अब समस्या बोलना ही छोड़ दिए। रही सवाल, हम पूरे बेगूसराय राज्य की बात कर रहे हैं, तो हमारा मांग है कि बेगूसराय के बाढ़ग्रस्त जो भी क्षेत्र है, चाहे तेघड़ा हो, बछवाड़ा हो, मटिहानी हो, साहेबपुर कमाल हो, बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो। वृद्धावस्था पेंशन की राशि सरकार 2000 का महीना करे, किसानों को आधी कीमत पर खाद और बीज मिले। अगर व्यक्तिगत क्षति हो जाने पर किसी पशु के द्वारा, जैसे नीलगाय या बनैया सुगर या अन्य कारणों से अगलगी के कारण हो जाता है, ऐसे हालात में किसानों को मूल्य लागत पूंजी का ऊपर से 20% मात्र लगा करके 120% कर करके उनको वापस किया जाए। उसके बाद हम चाहते हैं बेगूसराय का हवाई अड्डा, जो सिर्फ नाम का हवाई अड्डा है, इसको प्रयोग के तौर पर देखा जाए। महीना में कम से कम एक दिन इसका उपयोग, हवाई यात्रा यहाँ से शुरू किया जाए, ताकि आज हम दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से हमारे भी अरमान लगे हुए हैं कि हमारा बेगूसराय का अड्डा है, लेकिन नाम का है, काम का नहीं। मैं चाहूँगा कि बेगूसराय हवाई अड्डा भी चालू हो और महीना में एक दिन ही सही, लेकिन वहाँ से भी हवाई जहाज उड़ान भरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरीके की बातों को रखा कि बेगूसराय में सारी चीज़ें हो रही है। दरभंगा में एयरपोर्ट मिल गया, बनके लगभग तैयार है। बेगूसराय में बरसों से उलाव हवाई अड्डा पड़ा हुआ है, जहां प्रधानमंत्री भी आए थे, उसके बावजूद भी उनका ध्यान क्यों नहीं दिलाया गया? ठीक है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और सौभाग्य की बात है कि शायद मैं पहला व्यक्ति हूं कि हवाई अड्डा आपके बेगूसराय टुडे परिवार की ओर से मैं इस बात को उठा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि ये आवाज़ सरकार के कान तक भी जुड़ेगी। और मैं जनता को भरोसा देता हूं, अपने सभी साथियों को भरोसा देता हूं कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, मैं एड़ी चोटी का पसीना एक कर दूंगा और महीना में एक दिन भी कम से कम जरूर हवाई उड़ान यहाँ से भरवाऊँगा। रही सवाल हमारे क्षेत्र की और समस्याएं हैं, जैसे मैंने कुछ समस्याओं को बोला, मैं चाहता हूं सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मनरेगा के तहत रोजगार मिले अथवा 3000 का महीना गुजारा भत्ता मिले। आज हमारे युवा भटके हुए हैं, गुमराह का शिकार हो रहे हैं। सबों की नज़र, सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़र हमारे युवाओं पर है, सिर्फ गुमराह करने के लिए। आपने युवाओं को क्या दिया? आज हमारी देखिए, युवाओं को ससुराल जाने के लिए 1500 रुपया गार्जियन रुपा देते हैं, जब वहाँ ससुराल में साली से या सरहद से या ननद की सरहद से जब ताने मिलता है तो 1000 रुपया तुरंत चटनी में उड़ जाता है। फिर वहाँ से आता है या घर में हिसाब मांगा जाता है, विवाद होता है, जिसका कारण होता है कोई सुसाइड करता है, कोई घर में मारपीट कर रहा है। आखिर क्यों? 1000 रुपया ही हमारे परिवार को तोड़ने के लिए काफ़ी हो गया है। मैं चाहता हूँ ऐसी संस्कृति नहीं। मैं चाहता हूँ हमारे युवा शिष्टाचार बने, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें, जो 1000 रुपया के लिए अपने गार्जियनों से नहीं लड़े, किसी के गुमराह का शिकार नहीं हो। सरकार से एक ही मांग कीजिए कि हमें रोजगार चाहिए और नहीं तो 3000 का महीना हमें गुजारा भत्ता चाहिए। और मैं सभी घरेलू महिलाओं के लिए सभी घरेलू कामकाजी महिलाओं के लिए 2000 रुपया श्रम प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मांग करता हूं। मैं इलेक्शन में भी मेरा यही मांग था,
आज भी मेरा मांग है, और जब मैं इस अधिकार को दिला के रहूँगा, जब सब कहते हैं महिलाओं को अधिकार की बात हम करते हैं, हम महिलाओं को ये न्याय दिला रहे हैं, मैं पूछता हूँ महिलाओं का हक आपने कब दिया? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं को सिंधव घाटी सभ्यताओं में भी अधिकार प्राप्त था, जो अपने कला का प्रदर्शन कर रही थी। वैदिक काल में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त था कि वो स्वच्छंद विचरण किया करती थी और पति का भी वर्णन अपने मन से करती थी। और 2 प्रकार की महिलाओं का उल्लेख है, एक सद्योवधू, एक ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू वो थी जो एक शिक्षा काल के बाद अपनी शादी करती थी, और ब्रह्मवादिनी थी जो आजीवन रह करके, कुंवारी रह करके शिक्षा दान किया करती थी। रही रामायण काल में भी नारियों के शिक्षा का उल्लेख आया है, जो सीता पढ़ी लिखी थी। तब तो हनुमान जी की अंगूठी गिराए हैं, तो वहाँ पर जो है सो सीता जी राम का नाम लिखी, देखे मतलब नाम का नाम लिख करके पढ़ लिए हैं, देखे हैं। आइए पुराण काल में भी महिलाएं पढ़ी लिखी थी, तब तो रुक्मिणी कृष्ण के नाम से पत्र लिखे हैं। सूत्रों के काल में आइए, पुराण काल में ही जैमिनी की पत्नी ने सूत्रों की रचना की। तो महिलाएं जो है सो प्राचीन काल से ही शिक्षित रही हैं, प्राचीन काल से ही उच्च अधिकार को प्राप्त रही हैं। तभी तो राजा दशरथ के साथ महारानी कौशल्या बैठा करती थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी बैठा करती थी, कृष्ण के साथ रुक्मिणी बैठा करती थी। ऐसा नहीं है कि आज हमारी सरकार जो ढिढोरा पीट रहे हैं, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं सरकार की आंख खोल देना चाहता हूँ, रास्ता दिखा देना चाहता हूँ कि महिलाओं को आपने कोई अधिकार दे दिए, जैसे प्राचीन काल से ही अधिकार मिला हुआ है। और सरकार को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि महिलाओं को आज ये शासन नहीं मिली कि मिस्र की सभ्यता में रानी हासिब को शासिका बनी थी, जिसका पिता था ख्वाओ खुफू, जो अपने पिता के बाद शासिका बनी। मैं बता देना चाहता हूँ श्रीमती भंडार नायके श्रीलंका की राष्ट्रपति बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती रजिया सुल्तान भारत का ही बादशाह बनी। और ये महिलाओं को आज जो ढिढोरा पीट रहे हैं, जो हमने महिलाओं को पोशाक की राशि दे रहे हैं, हमने बालिकाओं को पढ़ने के लिए ऐसी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को आंख खोल के दिखा देना चाहता हूँ, आंख खोल देना चाहता हूँ। ये आपकी कोई इसमें देन नहीं है, ये भारत है। यहाँ बड़े बड़े, यहाँ राम का आदर्श चलता है, यहाँ बुद्ध का आदर्श चलता है, यहाँ महाराणा प्रताप का आदर्श चलता है। आपका आदर्श क्या है? आज महिलाओं को जितना पतन कर दिए हैं, ये विश्व की संस्कृति में, इतिहास में हम पढ़ रहे हैं, महिलाओं का इतना पतन कभी नहीं हुआ था कि माथे पर छिट्टा और कंधे पर कुदाल कभी महिलाएं नहीं उठाई थी, जो आज उठा रही है। जी बहुत बहुत